जी नमस्कार साथियों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के विशेष सेशन में। साथियों, देख रहे होंगे ये 44वां सेशन है आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज का, जिसमें आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के विषय में। साथियों, इस सेशन का जो सोर्स है वो है आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो भारतीय इतिहास की बुक है उसके साथ में। ठीक बात है साथियों, जो प्लेलिस्ट आप देखेंगे, ये जो 44 सेशन आप देख रहे थे, इसका मतलब इसके पीछे के जितने सेशन हैं ये आप इसी अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, अगर आप वैसे नहीं देख पाते हैं तो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाइएगा नीचे तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी आप जाके जुड़ सकते हैं। और आज के सेशन के विषय में साथियों, अगर आज का पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना बर्बाद किए आज के समय बर्बाद किए आज के सेशन को। पहला प्रश्न सबसे पहले आते हैं आप लोग। मैंने कहा यूपीपी के एग्जाम के बाद आप लोगों की नियमितता थोड़ा सा कम हो गई है, तो मैं चाहूँगा अगर नियमितता कम हो गई है तो फिर से आप लोग जो भी काम कर रहे हैं फ्री होकर अब फिर से आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि अब का सेशन बड़ा ज़रूरी होने वाला है। 44वां सेशन है, इसका मतलब है कि आप आधुनिक भारत का इतिहास श्रृंखला समाप्त करने वाले हैं। ठीक है ना, कवर कर लेने वाले हैं। लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में, बंगाल के नवाब के विषय में। याद करिए कल के सेशन में हम लोगों ने 43वें सेशन जो था उसमें हमने पढ़ा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें आपने एक ट्रिक पढ़ी थी जिसका नाम था PDADF, यानी आप कह रहे हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी ऐसे क्रम में भारत में आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आ रहे हैं और 1961 में आप देखे होंगे सबसे लास्ट में ही पुर्तगाली भी जा भी रहे हैं भारत में, जबकि सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। याद है आपको। ये तो हो गया था कल के सेशन से कुछ बेसिक बात। अब आज के सेशन को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। देखिए यहाँ साथियों, नाम स्टार्ट करते हैं। नाम है एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम है मुर्शीद कुली खां का। देखिए यहाँ पर नाम लिखा है किसका, नाम लिखा है मुर्शीद कुली खां नाम का जो व्यक्ति है। ये क्या है, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त हो रहा है। आई बात ध्यान में। तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ है, लेकिन किसके द्वारा नियुक्त हो रहा है, तो ये मुगल सम्राट के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं। अब जब ये मुगल सम्राट का अंतिम गवर्नर बन गया यानी उसके द्वारा, तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी राजधानी ढाका से हटा करके मकसूदाबाद ले रहा है। और मकसूदाबाद जो नगर है इसका नाम इसने दिया क्या, मुर्शिदाबाद रख दिया। ठीक बात है ना। बात किसकी हुई, मुर्शीद कुली खां की। ये एक इजारा व्यवस्था स्टार्ट कर रहा है, जो व्यवस्था किससे संबंधित थी, भूमि बंदोबस्त से। ठीक बात है, ये भी ध्यान में आ गया। अब इतनी बात मुर्शीद कुली खां की संपन्न हो गई। अब आगे आते हैं, एक नया नाम मिल रहा है, नाम है अली वर्दी खां। ये 1740 से 56 तक इन्होंने शासन किया। नाम लिखा है, इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने यूरोपियों की तुलना किससे की, मधुमक्खियों से की। इसने कहा कि अगर यूरोपियों को छेड़ा नहीं गया तो ये तो शहद देंगी, और छेड़ दिया गया तो ये काट काट कर मार डालेंगी। कौन कह रहा है, अलीवर्दी खान नाम का कोई डरपोक व्यक्ति रहा होगा, उसी ने कहा है। भाई क्या परिस्थिति रही होगी तब कहा है उसने। अब देखिए आगे लिखा है, अलीवर्दी खान जब मर रहा है तो इसके बाद क्या हो रहा है, एक इसका उत्तराधिकारी जो व्यक्ति बन रहा है इनका नाम है दौहित्र। इनके दौहित्र, अब दौहित्र आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि दौहित्र क्या पद होता है, लाइव चैट में नहीं, मैंने कहा बाद में कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है किसके पुत्र को दौहित्र कहा जाता है, बिटिया के, बेटे के, या किसके पुत्र को। सिराजुद्दौला इनके बाद क्या हो रहा है, उत्तराधिकारी इनका बन रहा है। ठीक बात है ना। अब सिराजुद्दौला के संबंध से एक घटना हो रही है जिसका नाम है ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 की घटना हो रही है। सिराजुद्दौला ने क्या किया था, कुछ अंग्रेज यानी आप कहेंगे 146 अंग्रेज जो थे इनको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद क्या किया, एक कमरे में, यानी 18 फीट लंबा जो कमरा था और 14 फीट और 10 इंच का चौड़ा था, यानी बहुत छोटा सा, एक छोटा सा कमरा था, और जिसमें इन लोगों को बंद कर दिया, जिसके एक व्यक्ति बचे थे, जिसमें 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, जिनका नाम था, इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम था J.Z. हॉलवेल। हॉलवेल ने इस घटना का उल्लेख किया था, कहा कि हम लोग 146 लोगों को हमको बंद कर दिए पिटारा में, अंगोलिया में, और उसके बाद भैया हम लोग बचे केवल 23
लोग, ठीक है ना। अच्छा, इसी के बाद अंग्रेज भी क्षुब्ध हुए, बाद में इनके बीच में अंग्रेजों के साथ झगड़ा भी हुआ, युद्ध हुआ, बड़ा प्रसिद्ध युद्ध। तो यहाँ आप जाने रहिएगा, सिराजुद्दौला से ही जुड़ा हुआ नाम है जिसका नाम है ब्लैक होल की घटना। याद करिए, ब्लैक होल की घटना कब हो रही, 20 जून 1756। कंटेंट नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जिनका नाम क्या था, एक व्यक्ति, इनका नाम था जेजेड हालवेल। अब हालवेल तो अपनी किताब अपना तो उल्लेख कर दे रहे हैं इसका, लेकिन उसी समय गुलाम हुसैन नाम के इतिहासकार, जो मुस्लिम इतिहासकार थे उसी समय के, सिराजुद्दौला के समय के, वो अपनी पुस्तक लिख रहे हैं सियार उल मुतखैरीन, लेकिन उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कोई बंद किया गया या इतने लोग बचे, कोई उल्लेख नहीं है। अब देखिए, इतनी बात भी कंपन हो गई, कंप्लीट हो गई सिराजुद्दौला की। अब आगे देखिए, आगे एक नाम आ रहा है, नाम आ रहा है रॉबर्ट क्लाइव का। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आगे इसी व्यक्ति के समय में 23 जून 1757 को क्या हो रहा है, प्लासी का युद्ध हो रहा है। किसके बीच में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जा रहे हैं, यानी सिराजुद्दौला हार जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, समय क्या हो रहा है, यानी ब्रिटिश प्रभुत्व की एक प्रकार की नींव पड़ गई। कहने का मतलब है, जो नवाब अगर पराजित कर दिया जाए कहीं का किसी विदेशी के द्वारा, तो इसका मतलब भाई इनकी नींव पड़ गई इससे। अब देखिए, प्लासी का जो स्थान है, ये वर्तमान समय में कहाँ पर है, जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहीं का एक नदिया जिला है, वहीं पर भागीरथी नदी के किनारे ये जगह स्थित है, जिसको वर्तमान समय में पलाशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे क्लाइव नाम का जो व्यक्ति है, ये बंगाल का गवर्नर रहा था। कब से कब तक, 1757 से 60 तक और 1765 से लेकर 67 तक, ठीक बात है ना। किसके द्वारा, तो ये कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक बात है ना, ध्यान कर रहिएगा। वहाँ आपने पढ़ा था मुर्शीद कुली खां का नाम पढ़ा था, किसके संबंध में, तो ये मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था, और यहाँ आप पढ़ रहे हैं कंपनी के द्वारा बनाया गया गवर्नर है। आगे लिखा हुआ है, इस दौरान क्या हो रहा है, यानी ये जब गवर्नर हो रहा है तो इसी के दौरान क्या हो रहा है, इसका अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला, इसके साथ इसकी एक संधि हुई थी जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। इसी समय सैनिकों का एक विद्रोह अंग्रेजों का हुआ जिसका नाम था श्वेत विद्रोह। इसने क्या किया, बंगाल में क्लाइव के द्वारा एक प्रकार लुटेरा राज्य की स्थापना कर दी गई। यानी कहने का मतलब ये है, टैक्सेशन के द्वारा या और किसी भी तरीके के द्वारा ये इतना लूटपाट मचा दिया कि एक प्रकार की इसने स्थापना कर दी लुटेरा राज्य की। कहने का मतलब चर्चा कर दिया गया कि एक मतलब लूटे इतना ये कि उसका नाम लुटेरा राज्य ही पड़ गया। लिखा हुआ है, क्लाइव एक सैनिक भी था, जिस वजह से ये जननेता था, यानी लोग इसको बहुत पसंद करते थे ब्रिटेन वाले। आगे देखते हैं, यहां लिखा हुआ है, विलियम पिट नाम का जो व्यक्ति है वो कह रहा है, इसे कहा कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। कहने का अर्थ इस वजह से था क्योंकि इसके नेतृत्व में कई सारी अंग्रेजों ने जीत प्राप्त की थी, इस वजह से इसको लोगों ने इसकी तुलना की कि वह स्वर्ग से उत्पन्न एक प्रकार का सेना नायक, ए हेवन बॉर्न जनरल, ऐसा इसके विषय में उल्लेख किया किसने, विलियम पिट ने, ठीक बात है ना। आगे आते हैं साथियों, जो अलीवर्दी खां था, याद करिए मुर्शीद कुली खां के बाद आपने पढ़ा था 1740 से 56 तक, इसके विषय में यह है कि इसके जो उत्तराधिकारी हुए उसमें सबसे योग्य अगर बात की जाए तो नाम जिसका मीर कासिम, जो कि 1763 से 60 से 63 तक की 3 साल नाम पढ़ेंगे, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण काम करेगा। अब देखिए, ये नवाब नहीं हो रहा है, उससे पहले भी ये पूर्णिया और रंगपुर का हुआ करता था फौजदार, और बड़ा अच्छा इसने काम किया था। आगे लिखा हुआ है, इसने क्या किया, जो याद करिए मुर्शीद कुली खां ने ढाका से राजधानी मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद स्थापित की थी, उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर लेके चला गया। क्यों, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो था ये कलकत्ता के पास था, तो इस वजह से ये नहीं चाहता था कि अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप हो, इस वजह से लेकर के मुंगेर चला गया, ठीक है ना। आगे देखिए, इसने क्या किया, इसने अंग्रेजी पद्धति, यानी इसने क्या किया, सेना को व्यवस्थित करने का बड़ा तरीका बनाया। इसने यूरोपीय पद्धति, सेना के गठन के लिए यूरोपीय पद्धति का प्रयोग किया, अंग्रेजी पद्धति का। इसने मुंगेर जो जगह अपनी राजधानी बनाई, उसमें इसने तोड़दार बंदूकें और तोपें, यानी मैकलॉक जो गन थी, इनको बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। कासिम नाम का जो व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, ये आर्थिक स्थिति सुधारना चाह रहा है और लगातार काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है व्यक्ति, इसने अधिकारियों ने जो गबन किए थे उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, और इसने कुछ टैक्स भी लगाए, बड़े इंपॉर्टेंट। आगे बात पढ़ते हैं। लिखा 22 अक्टूबर, अब देखिए यहाँ का तिथि बड़ा जरूरी हो गया, नोट कर लीजिए। तिथि है 22 अक्टूबर और 1764 की। आपने क्या पढ़ा था, आपने 23 जून 1757 का पढ़ा, जब प्लासी का युद्ध हो रहा है बंगाल में। यहाँ दूसरा नाम 22 अक्टूबर 1764 का पढ़ेंगे, जब अंग्रेजों का युद्ध हो रहा है किसके साथ, मीर कासिम
उन्हीं के साथ एक व्यक्ति शामिल है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। ये तीन लोग एक तरफ, अंग्रेज एक तरफ, युद्ध हो रहा है। अंग्रेजों का कमान सौंप रहे हैं कौन? हेक्टर मुनरो। और युद्ध हो जा रहा है कौन सा? बक्सर का युद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसमें क्या होगा इस युद्ध में। अब देखिए, सेनापति इस समय हेक्टर मुनरो थे अंग्रेजों के, लेकिन उस समय बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था वेंसिटार्ट। ठीक है, आगे। अब इस समय क्या हुआ, अंग्रेज इसमें भी जीत गए, यानी बक्सर में भी, प्लासी में भी जीते, अब बक्सर में जीत गए। अब बक्सर में जब जीत रहे हैं तो उसमें नींव पड़ी, इसमें व्यवस्था पूरी बन गई अंग्रेजों की। अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई रह नहीं गया भारत में, क्योंकि इन्होंने भाई ठीक ठीक लोगों को पराजित कर दिया। सोचिए आप लोग, जो बड़े बड़ी जगहें थी सबको पराजित कर दिया, मुगल सम्राट को भी पराजित किया, अवध के नवाब को भी पराजित कर दिया। अब देखिए, इलाहाबाद तक का मामला इनके लिए खुल गया, इनके अधिकार में आ गया, दिल्ली भी विजय का मार्ग इनका खुल गया। अब देखिए, बक्सर की जगह है, इसका युद्ध जो था इतिहास में एक प्रकार का निर्णायक युद्ध रहा। देखिए, अब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का जो नवाब हुआ करता था उसका नाम था मीर जाफर, और दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने कहा है मैं केवल ये जो थियरी करवाता हूँ या जो आपको सामने ये केवल पढ़ता हूँ, उसका कारण ये एक है, लाइन टू लाइन आप चीज़ें पढ़े रहिए। बहुत चीज़ें जानने से पहले जो आपके बुक में लिखी हुई चीज़ें कम से कम वो तो जानते रहिए। क्यों? क्योंकि ये जितनी जल्दी याद हो जाएगी उतनी जल्दी कोई नया चीज़ आप जोड़ पाएंगे, ये नहीं याद होगी तो कुछ नहीं जोड़ पाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हो रही 16 अगस्त 1765 को हो रही है। 64 पे युद्ध हुआ अक्सर का। शाह आलम जो थे इनको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इनको इलाहाबाद ले लिया गया, इलाहाबाद में रखा गया। ठीक है ना, आगे। इलाहाबाद तथा कड़ा, यहाँ के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, ये शाह आलम को मिल गए। ठीक है, आगे लिखा है 12 अगस्त 1765 का जब मामला हो रहा है, इस समय मुगल सम्राट जो थे इनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन्होंने क्या किया, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ की दीवानी ये अस्थायी रूप से दे दी। कहने का अर्थ है कि अब इन जगहों पर टैक्स वसूलने का काम, राजस्व वसूलने का काम कौन करेगा? तो ये करेंगे अंग्रेज करेंगे। ठीक है, क्लाइव जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। किसके समय में? जब आपकी ये इलाहाबाद की सेकेंड वाली संधि हो रही है प्लासी की, बक्सर के युद्ध के बाद, तो उस समय की बात कर रहा है। आई बात ध्यान में? आपने क्या कहा? आपने कहा जब बक्सर का युद्ध हुआ तब क्लाइव था। उसके बाद आपने कहा सब जब दूसरा आपने कहा प्लासी का युद्ध था तो उस समय क्लाइव था। बक्सर का युद्ध जब 64 में हुआ तो उस समय वेंस्टार्ट था। आई बात ध्यान में? हेक्टर मुनरो सेनापति था। लेकिन जब संधि हो रही तो उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था क्लाइव। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसने जब इसको दीवानी कार्य इसको मिल गया अंग्रेजों को, तो इसने क्या किया, इसने 2 उप दीवान नियुक्त कर दिए। किसके लिए? टैक्स वसूलने के लिए। अब बंगाल में रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को, और बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये जो शाह आलम का नाम का व्यक्ति है, यानी जो मुगल सम्राट था, इसका जीवन लिखा हुआ है पूरा आपदाओं से ग्रस्त रहा, यानी हमेशा संकट है रहा कोई। 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया पूरी तरह से। अब सोचिए इनका मामला। अब शाह आलम द्वितीय और इनके जो दो उत्तराधिकारी बाद में हुए, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, यानी कहने का अर्थ है कुछ कुछ दिन के बाद आए ये लोग, लेकिन कहने का मतलब इन तीनों लोगों का मामला ऐसा हो गया कि ये लोग अंग्रेजों के सुपुर्द हो गए, यानी अंग्रेजों के मात्र क्या हो गए, पेंशन भोगी हो गए ये लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके पेंशन भोगी हो गए। यानी यहाँ अंग्रेजों से अर्थ आप लोग जानिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी शासन यानी सम्राट के हाथ में मामला नहीं जा रहा है, यहाँ अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो रहा है। ठीक है ना, आगे। 1765 का जब मामला हो रहा है तो सिलहट की दीवानी भी अंग्रेजों को मिल गई। अब इसके बाद ये लोग क्या करने लगे, ये बर्मा का जो युद्ध हो रहा है उसके बाद ये स्कॉट द्वारा क्या किया जा रहा है, सिलहट को जयंतिया, गारो और कहाँ से, गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कार्य किया जाने लगा। खाली किस चीज़ के लिए? लूटपाट के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट में भी सोचिए पहुंच गए, जिस वजह से जो वहाँ की खासी जनजाति थी है, या वर्तमान समय में भी है, उसने क्या किया, यानी तीरथ सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। आगे लिखा हुआ है के.एम. पणिक्कर कह रहे हैं 1765 से 1772 का जो समय था, कंपनी ने क्या किया, बंगाल में एक प्रकार डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। यानी कहने का अर्थ है डाकुओं का राज्य का अर्थ ये हो गया, यानी पूरी तरह से लूटपाट की जो मंशा बना करके काम करने की बात है, ये सब सिद्ध कर दी। किसने? अंग्रेजों ने सिद्ध कर दी 65 से लेकर 72 तक के बीच में। याद करिए, क्योंकि 72 के बाद ही रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 73 में, तो ये
जैसे भारत में दीवानी यानी राजस्व वसूलने का काम कर रहे हैं, पा रहे हैं, वैसे ही ये भारत में लूटपाट एक प्रकार से बनाने, यानी जितना चाह रहे हैं उतना टैक्स वसूल रहे हैं। ठीक है ना साथियों, ये तो आज के विषय में, ये तो कुछ थियरी कंप्लीट हुई, यानी नोट्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ने का काम करेंगे प्रश्न कोश पे। सभी साथियों को बुला लीजिए, अगले कुछ देर हम लोग प्रश्न कोश कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है साथियों, वीडियो को लाइक कर लीजिए भाई। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान या फिर सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान के विषय में। यानी याद होगा आपको विषय में, इसने इजारा व्यवस्था स्टार्ट की थी और इसने राजधानी ढाका से हटा करके कहाँ ले गया था? मकसूदाबाद, जिसका नाम इसने बाद में बदल दिया गया था, क्या कर दिया था? मुर्शिदाबाद कर दिया था। ठीक बात है ना? तो किसकी बात कर रहे हैं? मुर्शीद कुली खां की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहां लिखा हुआ है सम्राट जो फर्रुखसियर हुआ करते थे, इसने क्या किया? 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है ना? अभी मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद इसका दामाद, जिसका नाम था सुजाउद्दीन, ये बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर जो नियुक्त हुआ उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। याद करे रहिएगा इसके विषय में, ये बड़ा जरूरी कंटेंट आपका हो गया। ठीक है ना? आगे आते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ साथियों, लिखा है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, अली वर्दी खां या फिर सुजाउद्दीन खान। उत्तर दीजिएगा। आरओ के एग्जाम में पूछा गया, तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? यही मुर्शीद कुली खां जिसने इजारा व्यवस्था की स्टार्ट की थी। ठीक ना? भूमि बंदोबस्त। अगले क्वेश्चन पे आइए, लिखा है कौन सा निम्नलिखित में से युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। उत्तर दीजिएगा, सारे लोग बताइएगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को की लड़ाई को, यानी प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो याद करिए, ये जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर हुई थी किसकी? ये हुई थी आपकी प्लासी की लड़ाई ना। यानी प्लासी की लड़ाई जब आपकी हुई थी 23 जून को हुई थी, और 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की लड़ाई हो रही है अंग्रेजों के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। यहाँ देखिए, क्लाइव नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा युद्ध हो रहा है। कब? जिसके द्वारा 23 जून 1757 को युद्ध हो रहा है सिराजुद्दौला के साथ में। ठीक बात है ना? अब हार इस वजह जा रहे हैं क्योंकि मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ नाम के तीन व्यक्तियों ने क्या किया? बेईमानी कर दी, धोखा कर दिया इनके साथ, जिस वजह से ये क्या हो रही है? इनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक बात है ना? याद कर रहिएगा। अच्छा, तो ये बात हो रही किसकी? इस वाले क्वेश्चन की हो रही है, प्लासी के युद्ध की हो रही, 1757 की। आगे आ रहे हैं यहाँ, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर, प्लासी, पानीपत या फिर हल्दीघाटी। कौन सा ऐसा युद्ध रहा जिसको इन्होंने निर्णायक युद्ध यानी निर्णायक सफलता मानी गई? उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? एमपीपीसीएस के एग्जाम में सर पहले इसमें से हुई थी सारों में, तो पहले आपकी हुई थी, यहाँ बात करेंगे दो में से, तो पहले हुई थी आपकी बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 23 जून 1757 को हुई थी। तो ध्यान करे रहिएगा, क्योंकि 56 में 20 जून को हुई थी आपकी ब्लैक होल की घटना, उसी के बाद की बात है ये। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे, तो बी वाला इसका सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 57, 61, 60 या फिर 67 में। इसका उत्तर बता ले जाएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 1757 में 23 जून को ये हुआ था युद्ध। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? सिराजुद्दौला। प्लासी, बक्सर, वांडीवास या फिर मुंगेर। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, इसी में तो ये पराजित हुआ था। चलिए अगले पे आते हैं। अगला लिखा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव या फिर बिंटिंग। उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मुझे लगता है इसको तो ऐसे आप लोग हवा बता देंगे देख के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति, याद होगा 1757 से 60 तक रहा, उसके बाद में ये आपका 65 से 67 तक भी रहा। बंगाल का गवर्नर किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। ये देखिए 23 जून 1757 को ये हो रहा है, ये रॉबर्ट क्लाइव संस्थापक हो रहा है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले या फिर लॉर्ड
कार्नवालिस को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा किसको? तो ये कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। ध्यान करे रहिएगा। देखिए व्याख्या, एक व्यक्ति है जिनका नाम था विलियम पिट, इन्हीं विलियम पिट ने इसको कहा था ए हेवन बॉर्न जनरल। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध लिखा है कहाँ हुआ था? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? उत्तर देना है इसका। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्लासी अगर आप लोग जानते हैं तो मैंने कहा ये प्लासी आपका कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित ये जगह है। याद कर रहिएगा प्लासी, जो वर्तमान समय में पलासी के नाम से जानी जाती है। यही व्याख्या देखिए इसमें दिया है। अगले क्वेश्चन पे, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां, मीर जाफर या फिर मीर कासिम? उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा व्यक्ति? ये था आपका मीर कासिम। मैंने क्या नाम लिया? मैंने कहा सबसे पहले नाम लिया था हमने मुर्शीद कुली खां का, फिर अली वर्दी खां का, फिर सिराजुद्दौला का, आई बात ध्यान में, और लास्ट में मैंने नाम लिया था किसका? मीर कासिम का। मैंने कहा था सबसे योग्य उत्तराधिकारी था किसका? अली वर्दी खान का। कौन? मीर कासिम। इसने क्या किया यहाँ पढ़ेंगे इसके विषय में। ये राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर ले गया, और आगे क्या किया इसने? यानी इसने मुंगेर में तोड़दार बंदूकों का कारखाना स्थापित किया, इसने टैक्स भी लगाए। ठीक बात है ना। तमाम सारी बातें हैं। लिखा हुआ है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया? बक्सर, प्लासी, वांडीवास या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? पूछ रहा है, निर्णायक युद्ध कह रहा है, प्रभुत्व जब संस्थापित कर रहा है। तो इसका उत्तर मुझे लगता है हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध हो जाएगा, 1757 का हो जाएगा। यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो रहा है? देखिए एक सेकेंड, प्रभुत्व संस्थापित की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर यहाँ हो जाएगा बक्स। देखिए भाषा के आधार पर मुझे लगता है त्रुटि हो गई। लिखा हुआ है 22 अक्टूबर की बात है जब 1764 को, जब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों लोग का झगड़ा हो रहा है। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर रहे हैं तीनों लोग मिलकर के। तो यहाँ पर ये लोग परास्त हो जा रहे हैं। हेक्टर मुंडो सेनापति उस समय हो रहा है। विंस्टार्ट उस समय हुआ करता था बंगाल का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे तमाम बातें यही सब लिखी गई हैं यहाँ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा निर्णायक युद्ध था? बक्सर, प्लासी, प्रथम आंग्ल सिख या फिर देखिए आंग्ल मैसूर और सिख का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है और निर्णायक की बात कर रहा है युद्धों में से। तो ये आपका रहा था बक्सर की लड़ाई, जो आपका 22 अक्टूबर को हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है ना। अच्छी बात है। आगे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो आप सब बता देंगे कि सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ में अंग्रेजों के विपक्ष में। यहाँ इसका उत्तर ए आप बता दिए। बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ भी लिया गया साथियों। एमपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देख के ही बता देंगे कि सर उस समय दिल्ली का जो शासक था इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। तो इसका डी वाला उत्तर क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। मैंने फिर कहा लगातार बने रहिए और अपने मन में बोला करिए, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैंने कहा साथियों जरा सी लापरवाही आपको उन्हीं विद्यार्थियों की श्रेणी में आगे ले आएगी जो पहले से ही लापरवाह है। तो आप लापरवाह नहीं हैं, तो आप मेरे साथ उपस्थित रहिए सेशन में और पूरा सेशन आप देखिए जब तक कि ये क्वेश्चन आंसर चलता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, नजमुद्दौला या फिर सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम? इसका उत्तर मुझे लगता बता भी ले जाएंगे। सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल का नवाब कब की बात? बक्सर की लड़ाई जब हो रही 1764 में। तो उस समय जो मीर जाफर था यही हुआ करता था बंगाल का नवाब। क्यों? क्योंकि याद करिए ये आपके मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों लोग तो लड़ेंगे ना अंग्रेजों के विरुद्ध में। तो ये हो रहे हैं आपका बी वाला उत्तर इसका सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे लिखा है शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम या फिर शुजाउद्दौला? यानी पूछ रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दी थी? दीवानी यानी टैक्स वसूलने की अनुमति प्रदान की थी। तो बताना है कौन हो जाएगा। इसका उत्तर साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? सी वाला ऑप्शन, शाह आलम द्वितीय नाम का व्यक्ति जो मुगल सम्राट हुआ करता था
उस समय। ठीक है, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, इलाहाबाद की सेकेंड संधि हो रही है 16 अगस्त 1765 को, जब शाह आलम द्वितीय को संरक्षण में लिया जा रहा है, इलाहाबाद में रखा जा रहा है। इलाहाबाद और कड़ा नवाब ने जो छोड़े थे शाह आलम को मिल गए। लिखा 12 अगस्त 1765 को जो फरमान हो रहा है उसमें द्वितीय ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको प्रदान की थी। यहाँ क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय गवर्नर हुआ करता था, जबकि मीर जाफर हुआ करता था उस समय बंगाल का गवर्नर। ठीक है ना। यहाँ आगे लिखा हुआ है, तमाम बातें लिखी गई हैं। दिल्ली पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने 1803 में। बाकी 2-3 लोगों का नाम लिखा, अकबर द्वितीय का और बहादुर शाह द्वितीय। ये लोग भी परेशान रहेंगे किससे, ये आपके अंग्रेजों की पेंशन पर। याद होगा यही बहादुर शाह द्वितीय हैं जो 1857 की जब लड़ाई होगी तो उस समय भी निर्णायक भूमि, यानी इनकी भूमिका रहेगी 1857 की लड़ाई में, यही पेंशन का मामले को लेकर के। ठीक है ना। जो कि मैंने कहा वो भी 1857 की क्रांति से ही हमने स्टार्ट किया था सेशन को, तो वो भी वीडियो नहीं देखे हैं, उस सेशन को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वीडियो अपने यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जीएस की प्लेलिस्ट में आपको 1857 की क्रांति का बढ़िया सा 2 वीडियो आपको मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके परीक्षा को लेकर के। ठीक है ना, तैयारी को लेकर के। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? उत्तर देना है इस क्वेश्चन का। यूपीपीएससी यानी आयोग के एग्जाम में पूछा गया जीआईसी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बंगाल की दीवानी मिल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब, 1765 में। यानी इलाहाबाद की जब सेकेंड संधि हो रही है तो उसी समय में जो आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने ही एक फरमान जारी किया था जिसमें इसने क्या किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी 1765 में। उसके बाद में असम की भी कुछ दिन बाद सिलहट की भी प्राप्त हो गई थी। अगले पे आते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ? कार्नवालिस, पेंटिक, क्लाइव या फिर वेलेजली? ये भी क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। मैंने कहा यही व्यक्ति था जिसको विलियम पिट ने कहा था कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, और यही आपका कौन व्यक्ति था, ए वाला ऑप्शन, जिसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, क्लाइव नाम का व्यक्ति। ठीक है ना। मैंने कहा साथियों आज का जब सेशन संपन्न हो जाएगा तो इसके बाद 2 सेशन और बचेंगे, यानी कल और परसों का, और उसी के बाद आपका आधुनिक भारत की इतिहास की जो सीरीज हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन से स्टार्ट की थी वो पूरी की पूरी हो जाएगी समाप्त। हाँ, उस वाले सेशन का विविध के क्वेश्चन बचेंगे, जो लास्ट में टॉपिक बचा है विविध का वो बचेगा, और संवैधानिक विकास वाला तो हम जब पॉलिटी चलेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें हम चीज़ों को कवर कराएंगे, तो वो वहाँ हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन वाला। यहाँ के लिए इतनी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इसका उत्तर साथियों 18 नंबर का ए वाला उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त, 21 अगस्त या फिर 29 अगस्त? बड़ा आसान प्रश्न, देख के ही आप इसका उत्तर मुझे लगता है लगा भी ले जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? शाह आलम द्वितीय तो मुगल सम्राट थे उस समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में निकल रही एलिजाबेथ के द्वारा भारत में पहुंच रही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, ये 12 अगस्त 1765 को हो रही थी। इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा एकदम से राइट ऑप्शन। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को, शिताब राय को, सैयद गुलाम हुसैन को या फिर राय दुर्लभ को? पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है जो उप दीवान बनाए थे तो 2 व्यक्ति को बनाए थे, तो पूछ रहा है मुर्शिदाबाद का किसे बनाया और बंगाल का किसे बनाया? तो यहाँ प्रश्न में मुर्शिदाबाद पूछ रहा है ना, तो मुझे लगता है इसका हो जाएगा राय दुर्लभ का नाम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार का तो मुझे लगता है उनको बनाया था, रजा खां को। देखते हैं भाई व्याख्या में, ए वाला ऑप्शन। देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, देखिए जैसे मुझसे गड़बड़ हुआ वैसे आप लोगों से भी हो सकता है और होगा जरूर। तो कह रहा है इलाहाबाद की संधि जब 1765 में हुई अगस्त में, तो उस समय क्लाइव ने क्या किया, मुर्शिदाबाद का उपदीवान में 2 लोगों को बनाया था। तो मुर्शिदाबाद का बनाया था मोहम्मद रजा, यानी माँ से मुर्शिदाबाद का और माँ से मोहम्मद रजा खान को बनाया। जबकि बिहार का बना रहा है किसे, तो ये बना रहा है आपका, ये बना रहा है राय दुर्लभ को। याद करे रहिएगा, यहाँ लिखा है ये तमाम बातें व्याख्यात्मक लिखी हुई है इसमें। ठीक है ना। अगले में 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, ये वार्षिक अदा करना था नवाब द्वारा, जिसके बदले लिखा नौजवान को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले में नवाब द्वारा 26 लाख रुपए सम्राट को वार्षिक अदा करने की व्यवस्था बनाई गई थी। व्याख्या इसकी दी गई है, मैंने कहा पढ़िएगा भी। देखिए यहाँ मैंने एक नाम राय दुर्लभ का ले लिया था तो गड़बड़ हो गया था। यहाँ देखिए, यहाँ नाम लिखा है राजा शिताब राय का, जिसको बिहार के लिए, जबकि मोहम्मद रजा खां को ये बंगाल के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ के लिए। ठीक बात है, तैयार करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ,
लिखा हुआ है 21 नंबर प्रश्न, 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के मैंने कहा ये क्वेश्चन तो आप लगा ही ले जाएंगे, गारो, खासी, कुकी या फिर टिप्परास। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ देर बाद मैंने आपको तीरथ सिंह का नेतृत्व बताया था, जिसने विद्रोह, मैंने कहा था जिसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा खासी जनजाति। क्या हो रहा है? खासी जनजाति। याद होगा ना, क्योंकि खासी जनजातियों ने ही विद्रोह किया था जब सिलहट की दीवानी पाने के बाद 1765 में ये लोग गारो आदि स्थान के लिए क्या करें, पहाड़ियों तक रास्ता बनाने की कोशिश में थे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर तमाम बातें लिखी गई हैं इसके विषय में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे लिखा, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, यानी वित्त मंत्री। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर देना है आपको, क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? जल्दी दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन साथियों कूट के क्वेश्चन हैं, ये बेसिक एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप पीसीएस स्तर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर साथियों क्या दिया है? इसका सी वाला उत्तर दे रहा है कि दोनों कूट सही होंगे, यानी कि हिंदू जाति, इसमें क्या थे, अवध के नवाब में हिंदू जातियों को उच्च स्थान प्राप्त था, और आगे राजा टिकैत राय जो थे ये नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री या वित्त मंत्री थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए व्याख्या वही दी गई है, याद कर रहिएगा, पढ़े रहिएगा इसके विषय में। अगले क्वेश्चन पे लिखा, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आईएएस यानी कि ये आपका कूट का एग्जाम हो गया, मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको सीजीएल स्तर के एग्जाम में भी मिल सकते हैं या पीसीएस में तो मिलेगा ही, आरओ में। तो ये हो गया, आपको बताना है क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी? क्या इसका उत्तर सही हो जाएगा? जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जल्दी बताइए। एक सेकेंड भाई, अगर आप इसके विषय में जानेंगे तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जा रहा है साथियों? सही हो जा रहा है, यानी यही कालानुक्रम एकदम राइट रहा है। देखिए व्याख्या भी इसकी दी गई होगी। यहाँ लिखा गया है सर, अंबर का जो युद्ध हो रहा है ये 1749 में हुआ था। बड़ी व्याख्या इसके विषय में दी गई है, किसके किसके साथ में हुआ था, पढ़िएगा आप लोग। आगे आप कहेंगे प्लासी का युद्ध जून 1757 में हुआ था, जबकि वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। याद करे रहिएगा, वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, जिसमें फ्रांसीसी क्या हुए थे? पराजित हुए थे। बक्सर का युद्ध आप जानते हैं 1764 में हुआ रहा है। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट 3 लोगों के बीच में हो रहा है। तीनों लोग हार जा रहे हैं, किसके द्वारा? अंग्रेजों, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मुनरो। इसमें एक नया केवल नाम मिला, जिसका नाम क्या मिला? जिसका नाम लिया अंबर युद्ध। और ये अंबर युद्ध याद करिएगा, ये मामला हो रहा है फ्रांसीसी मामला। लिखा है मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना जो हो रही है ये वेल्लूर के समीप अंबर में क्या हो रही है? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर रही है। ठीक बात है ना? तो अब जान गए ये संबंध है फ्रांसीसियों से, और बाकी ये सब अलग अलग मामला। लिखा है फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर साथियों लिखा हुआ है काउंट लाली का नाम दिया है, जो कि वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें ये क्या हुआ था? काउंट लाली जो था वो पराजित हुआ था। याद करें, मैंने कहा एक कंटेंट आपको और मिला 1760 वाला, वांडीवास का युद्ध बहुत जरूरी प्रश्न है आपका। ठीक है ना? 3 युद्ध बहुत पूछे जाते हैं, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, फिर आपका वांडीवास का युद्ध और 64 का युद्ध। तीनों एक क्रम में हुए हैं, तो ध्यान की रहिएगा। अगले पे आते हैं। लिखा वांडीवास के युद्ध में 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, या ब्रिटिश ने डच को, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को, या फिर डच ने ब्रिटिशर्स को हराया। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, याद होगा काउंटी का नाम आपने पढ़ा था, ये काउंटी जो हो रहे थे, अगर ये फ्रांसीसी हो रहे थे, तो अगर फ्रांसीसी हार रहे हैं तो इसका मतलब है ब्रिटिश किसको हरा रहे हैं? फ्रांस को हरा रहे हैं ना, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में तो युद्ध हुआ था 1760 में, वांडीवास का युद्ध। चलिए ये हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन राइट दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी, मैसूर, स्पेन या कर्नाटक? क्या कह रहा है? वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी ही तो हो जाएगा, यानी वांडीवास का जो 1760 में युद्ध हुआ था अंग्रेजों और
फ्रांसीसियों के बीच में, जिसके तरफ से काउंटी नाम का सेनापति जो नेतृत्व किया था अंग्रेज फ्रांसीसियों का। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, देखिए ये सुमेलित करना है आपको, बक्सर, वांडीवास, चिलियावाल का युद्ध और खुर्दा का युद्ध। देखिए एक चीज निकाल लेंगे बस सारी चीजें आपकी कवर हो। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो मुझे लगता है देख के ही आपको लग गया होगा। कह रहा है बक्सर के युद्ध में मीर जाफर का युद्ध हो रहा है क्लाइव के साथ, तो मुझे नहीं लगता है ये सही है। चिलियावाला का युद्ध जो लिखा है डलहौजी के विरुद्ध मराठे लड़ रहे हैं, या फिर खुर्जा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन एक लिखा है वांडीवास का युद्ध जो था ये फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। मुझे लगता है यही क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए इसका सही। देखें क्या लिखा है, देखिए बी वाला ही इसका सही बता रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है सर बक्सर का युद्ध अक्टूबर में हुआ 1764 में। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं जो लड़ रही हैं अंग्रेजों के साथ, यानी कि क्लाइव नाम के व्यक्ति के साथ। एक सेकेंड भाई, मुनरो नाम के व्यक्ति के साथ। ठीक है ना, जो उस समय ये क्लाइव नहीं हुआ करता था गवर्नर। वांडीवास का युद्ध हो रहा है 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो रहे हैं। ठीक है ना। चिलियावाला जो युद्ध हुआ था ये 13 जनवरी 1849 को हो रहा था। ठीक बात है, जिसमें अंग्रेजी सेना का लड़ाई हो रहा है, लॉर्ड गफ लड़ रहे हैं सिख सेनापति जिनका नाम था शेर सिंह के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चिलियावाला का युद्ध हो रहा है, जबकि खुर्दा का युद्ध हुआ था 95 में, निजामों का मराठा के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, याद करे रहिएगा, निजामों के विरुद्ध मराठाओं ने लड़ा था। तो ये कुछ कंटेंट मैंने कहा शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे हैं तो मैंने कहा शॉर्ट नोट्स में इन चीज़ों को नोट करिएगा, तब चीज़ें समझ में आएगी। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, भारत में लिखा है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, मराठा, राजपूत, मुगल या फिर सिख। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी दीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तुरंत बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी करिए। इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अगर विद्रोह की बात करेगा तो मुझे लगता है इसका उत्तर होना चाहिए अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विद्रोह किया था, तो ये मुझे लगता है मराठा, क्योंकि मराठा सबका विरोध करते थे। मराठा बड़े शक्तिशाली माना गए थे, जिसमें बाजीराव पेशवा का नाम भी आप जानते हैं, शिवाजी का नाम जानते हैं। मराठा ना तो मुगल को पसंद किए, ना तो अंग्रेजों को पसंद किए, ना किसी को पसंद नहीं करते थे। कहने का मतलब वो स्वदेशी यानी देश का राज यानी गृह शासन की बात करते थे कि हमारे देश पे कोई और राज नहीं कर सकता है। तो मराठाओं ने ही सबसे ज़्यादा इनका विरोध किया था अंग्रेजों का। तो ये इसका उत्तर साथियों लास्ट 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी मराठाओं द्वारा। तो ये देखिए व्याख्या दी गई है, वेले जली नाम का जो व्यक्ति है 1802 में एक संधि ला रहा है जिसका नाम है सहायक संधि, जिसके जाल में पेशवाओं को बांध ले रहा है। इसने क्या किया, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग नाम का जो व्यक्ति है मराठाओं की रही गई जो शक्ति थी उसको समाप्त करने के लिए व्यवस्था बनाई। कहने का अर्थ हो रहा है मराठाओं से इसी वजह से सब लोग बहुत पीड़ित थे, जो जितने विदेशी आक्रांता थे मराठाओं की देशभक्ति को लेकर ही। ठीक बात है ना साथियों, ये आज का सेशन हुआ और इस सेशन में आपने लगभग 28-30 क्वेश्चन सुने, और किससे सुने, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से। मुझे लगता है बीते जितने सेशन होंगे उन सेशनों में बहुत ज़्यादा प्रभावी सेशन आपका ये रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है तो इसका मतलब आपको भी अच्छा लगा होगा। साथियों आज के सेशन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी मैं आपको दे दूं, जिसका उत्तर आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में देना है। ये भी लिखना है सेशन कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथी नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, देखते हैं आज कौन कौन लिखता है। तो आज का साथियों सेशन जो हो रहा है ये क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे जो हो रहा है आपको लिखना है, यहाँ पर आपको कुछ युद्ध लिखना है। आपको सबसे पहले लिखना है क्या, खुर्जा का युद्ध, फिर आपको लिखना है चिलियावाला युद्ध, फिर आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है भाई प्लासी, फिर आपको लिखना है वांडीवास, फिर आपको लिखना है बक्सर। आपको पूरी तिथियां लिखनी है, यानी अगर आपको दिन, महीना और पूरा वर्ष याद होगा तो वो लिखना है, नहीं तो आपको लिखना जरूर है इनके विषय में। तो ये 4-5 मैंने लिखा है, खुर्जा, चिलियावाला, वांडी प्लासी और वांडीवास और बक्सर, ये आपको लिखना है साथियों कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आपसे कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने कहा व्हाट्सएप जो बैन हो गया था वो फिर से साथियों
बहुत प्रयास के बाद वो फिर से चल गया है, तो आप अपना नोट्स उस पर शेयर कर सकते हैं। बाकी आज आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन के साथ और मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पे आपके नोट्स के साथ। सारे साथी, मैंने कहा जितने लोग नोट्स भेजते थे, फिर से आदत में अपने बना लीजिए, क्योंकि आपका नोट्स अपने लिए बड़ा प्रोत्साहन होता है और आपके जो नियमितता है उसका एक प्रमाण होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा नियमितता और अनुशासन ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे ऑफलाइन कमेंट्स में और दूसरा किसमें, व्हाट्सएप पे आपके नोट्स के साथ। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, धन्यवाद।